बीपीएससी की तैयारी के लिए कृषि विज्ञान के जो नोट्स हमें मिले हैं, हाँ। आज हम उनकी गहराई में उतरने वाले हैं। जी। हमारा मिशन सिर्फ इन तथ्यों को रटना नहीं, बल्कि इनकी कहानी को समझना है। मतलब ये कैसे शुरू हुई, किन लोगों ने इसकी नींव रखी और भारत ने इसमें क्या कमाल किया। बिल्कुल। इन नोट्स को एक कहानी की तरह देखने से ना चीजें अपने आप याद रहने लगती हैं। हाँ। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक खोज ने दूसरी खोज को कैसे जन्म दिया और ये सब बीपीएससी परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो कहाँ से शुरू करें? तो कहानी शुरू होती है फसलों के अपने घर से। हाँ, फसलों की उत्पत्ति का केंद्र, मतलब सेंटर्स ऑफ ओरिजिन। हाँ। नोट्स में सबसे पहले रूसी वैज्ञानिक वाविलोव के फ्रेमवर्क का जिक्र है। पर एक मिनट, ये जानना इतना जरूरी क्यों है कि कौन सी फसल कहाँ से आई? मतलब आलू पेरू से आया या कहीं और से? इससे आज क्या फर्क पड़ता है? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका फर्क आज शायद पहले से कहीं ज्यादा है। अच्छा। ये उत्पत्ति के केंद्र आप समझ लीजिए किसी फसल के जेनेटिक खजाने की तरह है। जेनेटिक खजाना? जी। यहीं पर उस फसल की सबसे ज्यादा जंगली प्रजातियां और विविधता पाई जाती है। अब सोचिए, आज जब हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं और हमें गेहूं की कोई ऐसी किस्म चाहिए जो ज्यादा गर्मी झेल सके, तो वैज्ञानिक कहाँ जाएंगे? शायद वहीं जहां गेहूं की जंगली प्रजातियां हजारों सालों से गर्मी झेलती आ रही हैं। एग्जैक्टली। वो वापस तुर्की और उसके आसपास के इलाकों में जाएंगे। ये जंगली किस्में फसल सुधार कार्यक्रमों के लिए अमूल्य हैं। समझ गई। तो चलिए इन खजानों की एक छोटी सी दुनिया की सैर करते हैं। एशिया से शुरू करें? हाँ, एशिया से करते हैं। चीन में हमें चाय और सोयाबीन जैसी रोजमर्रा की चीजें थी और हमारे खाने का अहम हिस्सा सरसों भी वहीं से आई है। और हमारे पड़ोस दक्षिण पूर्व एशिया से हमें दुनिया का पेट भरने वाला चावल मिला। जी। फिर थोड़ा पश्चिम की ओर जाएं तो तुर्की और आसपास के देशों से गेहूं और चना आया। और भारत ने क्या दिया? भारत का योगदान बहुत बड़ा है। कपास, जिसका इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा है, यहीं की देन है। साथ ही बैंगन और मूंग जैसी दालें भी यहीं से निकली। ये तो हुई एशिया की बात। अब चलते हैं अमेरिका की तरफ। नोट्स के मुताबिक मेक्सिको और मध्य अमेरिका से हमें मक्का मिला, जो आज दुनिया की सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसलों में से एक है। और तंबाकू भी वहीं से आया। और दक्षिण अमेरिका के पेरू ने हमें आलू दिया। हाँ, जिसने तो दुनिया भर के खान पान को ही बदल दिया। सही बात है। और ब्राजील से मूंगफली आई। हाँ। अब अफ्रीका की बात करें तो वहां से हमें कई ऐसी फसलें मिली जो सूखा झेल सकती हैं, जैसे लोबिया, अरहर, ज्वार और बाजरा। ये भारत के लिए बहुत जरूरी फसलें हैं। बहुत ज्यादा। और आखिर में ओशिनिया के न्यू गिनी से हमें मिठास मिली, यानी गन्ना। जी, गन्ना। तो ये फसलें दुनिया भर में फैली और फिर कुछ लोगों ने इन्हें वैज्ञानिक तरीके से समझने की कोशिश की। यहीं से कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरोज की। उनको बताया कि पौधों को बड़ा होने के लिए सिर्फ पानी और धूप नहीं, बल्कि मिट्टी से मिलने वाले खनिज यानी मिनरल्स भी चाहिए। तो आज हम जो एनपीके फर्टिलाइजर की बात करते हैं, उसकी नींव एक तरह से इन्होंने ही रखी थी। सही पकड़ा। और जब लीबेक ने बताया कि मिट्टी में क्या होना चाहिए, तो वीवी डोकेचोव ने समझाया कि मिट्टी होती क्या है। अच्छा। उन्हें पीडोलॉजी यानी मृदा विज्ञान का जनक माना जाता है। उन्होंने ये पहली बार मिट्टी को एक जिंदा स्वतंत्र चीज के रूप में देखा, न कि सिर्फ चट्टानों का चूरा। वाह, मतलब एक ने मिट्टी की केमिस्ट्री को समझा और दूसरे ने उसकी बायोलॉजी और उसके स्ट्रक्चर को। जी। और इसी कहानी को एसिन विनोग्रॉड्स्की ने और आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि मिट्टी के अंदर अरबों खरबों सूक्ष्म जीव रहते हैं जो पोषक तत्वों का चक्र चलाते हैं। उन्हें मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। और फिर आए एमएल ट्राउग। हाँ, उन्होंने किसानों को एक जादुई शक्ति दी, मृदा परीक्षण तकनीक। मृदा परीक्षण? जी। उनके काम की वजह से ही आज किसान अपनी मिट्टी की जांच कराकर पता कर सकते हैं कि उसमें किस पोषक तत्व की कमी है। मतलब एक ने मिट्टी का शरीर समझा, दूसरे ने उसकी आत्मा यानी सूक्ष्म जीव, और तीसरे ने हमें उसका ब्लड टेस्ट करना सिखाया। कमाल की तिकड़ी है ये। बिल्कुल। अब खेत की जुताई और उसे तैयार करने की बात करते हैं। यहाँ सबसे बड़ा नाम है जेथरो टूल का। जेथरो टूल? इन्हें जुताई और खरपतवार विज्ञान का जनक कहते हैं ना? हाँ, उन्होंने ही सीड ड्रिल का आविष्कार किया, जिससे बीजों को लाइनों में बोना मुमकिन हुआ। ये कृषि के मशीनीकरण की तरफ पहला बड़ा कदम था। और एक नाम है इन नोट्स में, बोसिंगॉल्ट, और इनके आगे लिखा है फील्ड प्लॉट एक्सपेरिमेंट। ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है। इसका मतलब क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है? सोचिए, अगर आपको ये पता करना हो कि गेहूं की 2 किस्मों में से कौन सी बेहतर है, तो आप क्या करेंगी? शायद दोनों को उगाकर देखूंगी। हाँ,
पर कैसे? बॉसिंगोल्ड ने इसका तरीका दिया। उन्होंने पहली बार खेत में छोटे छोटे बराबर प्लॉट बनाकर उनमें अलग अलग प्रयोग करने का वैज्ञानिक तरीका विकसित किया। आज कृषि का सारा रिसर्च इसी तकनीक पर आधारित है। समझ गई। और भारत से डॉक्टर के.एल. चड्ढा का नाम भी है। हाँ, उन्हें भारत में सुनहरी क्रांति यानी गोल्डन रेवोल्यूशन का जनक कहते हैं। ये फलों से जुड़ी है, राइट? जी, ये क्रांति बागवानी, खासकर फलों से जुड़ी है। उनके प्रयासों से ही आज भारत दुनिया के सबसे बड़े फल उत्पादक देशों में से एक है। बहुत खूब। और अंत में लॉज और गिलबर्ट का नाम आता है, जिन्होंने दुनिया का सबसे पुराना कृषि अनुसंधान केंद्र रोथमस्टेड एक्सपेरिमेंटल स्टेशन इंग्लैंड में शुरू किया। तो हमने उन वैज्ञानिकों के बारे में जाना जिन्होंने इस फील्ड की नींव रखी, लेकिन उन्होंने खोजा क्या? उन्होंने कुछ ऐसे बुनियादी नियम खोजे जो ये बताते हैं कि एक छोटा सा बीज कैसे एक लहलहाती फसल बनता है। हाँ, इनमें से सबसे पहला और जरूरी नियम लिबिग का लॉ ऑफ द मिनिमम है। जी, और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक बैरल का उदाहरण है। बैरल का उदाहरण? हाँ, कल्पना कीजिए कि एक लकड़ी का बैरल अलग अलग लंबाई की पट्टियों से बना है। आप उसमें उतना ही पानी भर सकती हैं जितनी ऊंचाई सबसे छोटी पट्टी की है। वाह, तो मतलब एक छोटी सी पट्टी पूरे बैरल को एक तरह से बेकार कर सकती है। बिल्कुल। ये तो जिंदगी के कई पहलुओं पर लागू होता है। कृषि में ये वाकई एक बड़ा आइडिया रहा होगा। बहुत बड़ा। इसी तरह पौधे की पैदावार उस पोषक तत्व द्वारा सीमित होती है जो उसकी जरूरत के मुकाबले सबसे कम मात्रा में हो, भले ही बाकी सब कुछ भरपूर हो। ये नियम हमें संतुलित उर्वरक प्रबंधन सिखाता है। इसी से जुड़े और भी नियम हैं, जैसे आर्निन और स्टाउट का पोषक तत्वों की अनिवार्यता का मानदंड। हाँ, 1939 में उन्होंने 3 शर्तें रखी कि किसी तत्व को पौधे के लिए अनिवार्य कब माना जाएगा। जैसे उसके बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूरा ना कर पाए और उसकी कमी को कोई दूसरा तत्व पूरा ना कर सके। ओके। बाद में 1963 में निकोलस ने कार्यात्मक पोषक तत्व का आइडिया दिया, जिसमें वो तत्व भी शामिल थे जो अनिवार्य नहीं है पर पौधे के लिए फायदेमंद है। एक और नियम है ब्लैकमैन का लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जो 1905 में आया। ये लिबिग के नियम से कैसे अलग है? ये एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। लिबिग का नियम मुख्य रूप से मिट्टी के पोषक तत्वों पर लागू होता है, जबकि ब्लैकमैन का नियम प्रकाश संश्लेषण जैसी प्रक्रियाओं पर लागू होता है, जहां कई कारक एक साथ काम करते हैं, जैसे प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और तापमान। ये नियम कहता है कि प्रक्रिया की रफ्तार सबसे धीमे वाले कारक पर निर्भर करेगी। जैसे एक फैक्ट्री में असेंबली लाइन की स्पीड सबसे सुस्त मजदूर तय करता है। बिल्कुल सही उदाहरण है। अच्छा, और एक एग्रोबायोलॉजी का नियम है जिसे विल्कॉक्स ने दिया। ये व्युत्क्रम उपज नियम क्या बला है? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक पौधे को 1 चम्मच नाइट्रोजन देती हैं और उपज 10 दाने बढ़ जाती है। ठीक है। आप खुश होकर अगली बार 2 चम्मच देती हैं, लेकिन इस बार उपज सिर्फ 8 दाने बढ़ती है। फिर 3 चम्मच देने पर शायद 5 दाने ही बढ़े। मतलब हर अतिरिक्त नाइट्रोजन से मिलने वाला फायदा घटता जाता है। एक सीमा के बाद ज्यादा खाद डालना पैसे की बर्बादी है। ये तो किसानों के लिए बहुत काम की बात है। तो ये तो हुई मिट्टी की बात। पौधे अपने आसपास के माहौल पर भी तो प्रतिक्रिया करते होंगे। नोट्स में फोटोपीरियोडिज्म का जिक्र है। हाँ, 1920 में गार्डनर और एलार्ड ने ये खोजा कि पौधे दिन और रात की लंबाई के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। इसी के आधार पर उनमें फूल आते हैं। मतलब कुछ पौधों को लंबे दिन चाहिए और कुछ को छोटे दिन। जैसे गेहूं को फूलने के लिए लंबे दिन चाहिए तो चावल को छोटे दिन। इसीलिए हर फसल का एक सही मौसम होता है। और थर्मोपीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन ये भी कुछ ऐसे ही है। थर्मोपीरियोडिज्म दिन और रात के तापमान के अंतर पर पौधे की प्रतिक्रिया है, और वर्नलाइजेशन, जिसे लाइसेंको ने खोजा, बहुत दिलचस्प है। बताइए। इसका मतलब है फूलों को लाने के लिए जानबूझकर पौधे को ठंडा देना। गेहूं की कई किस्में तब तक नहीं फूलती जब तक वे सर्दियों की ठंड ना झेल लें। और एक टर्म है लीफ एरिया इंडेक्स या LAI। ये वॉटसन ने 1947 में दिया। ये जमीन के क्षेत्रफल और उस पर उगी फसल की पत्तियों के कुल क्षेत्रफल का अनुपात है। इसका क्या फायदा? ये हमें बताता है कि फसल सूरज की रोशनी का कितनी अच्छी तरह इस्तेमाल कर रही है। एक तरह से ये बताता है कि फसल का सोलर पैनल कितना बड़ा है। अब कुछ दूसरी शाखाओं की बात करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में 2 बड़ी खोजें हैं। एक तो पेनिसिलिन, जो फ्लेमिंग ने 1929 में खोजी, और दूसरी बैसिलस रेडियोसोगुला। हाँ, इस बैक्टीरिया को आज हम राइजोबियम के नाम से जानते हैं। 1890 में बेजरिंग ने से खोजा था। ये वही है जो दालों की जड़ों में रहता है? जी, ये दलहनी फसलों की जड़ों में रहता है और हवा के नाइट्रोजन को खींचकर पौधे के लिए खाद बना देता है।
ये प्रकृति का अपना फर्टिलाइजर प्लांट है। कमाल है। और कुछ इंडेक्स भी हैं, जैसे हार्वेस्टिंग इंडेक्स। हार्वेस्टिंग इंडेक्स ये बताता है कि पौधे के कुल वजन, मतलब जड़, तना, पत्ती का कितना हिस्सा हमारे काम का है, जैसे दाना। अच्छा। हरित क्रांति में जो बौनी किस्में आई, उनका तना छोटा था लेकिन दाना ज्यादा, यानी उनका हार्वेस्टिंग इंडेक्स ज्यादा था। अब आते हैं पानी पर। जल प्रबंधन और सिंचाई, जो खासकर बिहार जैसे राज्यों के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, यहाँ कुछ भारतीय वैज्ञानिकों का काम बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर NG दस्ताने को सिंचाई कृषि विज्ञान का जनक कहते हैं, और गेहूं की फसल के लिए BL भारद्वाज की खोज तो मील का पत्थर है। उन्होंने क्या खोजा था? उन्होंने बताया कि गेहूं में सिंचाई की सबसे जरूरी अवस्था CRI है, CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन। ये बुआई के 21 दिन बाद आती है, जब पौधे में मुख्य जड़ें बननी शुरू होती हैं। अच्छा। बिहार में कई किसान इस अवस्था को ताजमूल अवस्था भी कहते हैं। ये वो नाजुक समय है जब अगर पौधे को पानी ना मिले तो सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। और ये IWCPE अनुपात क्या है जिसे परिहार और उनके साथियों ने दिया? यह सिंचाई कब करनी है, इसका एक वैज्ञानिक तरीका है। CPE यानी पैन से कितना पानी भाप बनकर उड़ गया, और IW यानी हम कितना सिंचाई का पानी दे रहे हैं। मतलब अंदाजे से नहीं, बल्कि जरूरत के हिसाब से पानी देने की तकनीक है ये। समझ गई। और आखिर में क्रॉपिंग सिस्टम और उर्वरकों से जुड़े कुछ नाम हैं? हाँ, डॉक्टर SS बैंस ने क्रॉपिंग सिस्टम पर बहुत काम किया, और उर्वरकों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने SRNF पर काम किया। SRNF? स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। इसको ऐसे समझिए जैसे कुछ दवाइयां होती हैं जो शरीर में धीरे धीरे घुलती हैं ताकि उनका असर लंबे समय तक रहे। वैसे ये फर्टिलाइजर मिट्टी में नाइट्रोजन धीरे धीरे छोड़ता है। इससे पौधे को जब जरूरत होती है तब खुराक मिलती है, और फालतू का नाइट्रोजन बहकर बर्बाद नहीं होता। ये तो बहुत ही बढ़िया है। अब उस हिस्से पर आते हैं जो BPSC के लिए शायद सबसे महत्वपूर्ण है, भारत में फसल सुधार के मील के पत्थर। हाँ, ये 3 नाम और उनकी उपलब्धियां हर एस्पिरेंट को पता होना चाहिए। पहला है कपास का H4 हाइब्रिड। H4? 1970 में गुजरात में डॉक्टर C.T. पटेल ने इसे विकसित किया। ये भारत का पहला कॉटन हाइब्रिड था, और इसने देश में कपास उत्पादन की तस्वीर बदल दी। दूसरा नाम है जया। ये चावल की एक किस्म है। हाँ, जया को डॉक्टर शास्त्री ने विकसित किया था। ये भारत में क्रॉस ब्रीडिंग से तैयार की गई पहली बौनी किस्म थी। इसकी पैदावार इतनी ज्यादा थी कि इसे भारत का चमत्कारी चावल कहा जाने लगा। मिरेकल राइस ऑफ इंडिया। जी, इसने हरित क्रांति में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और तीसरा है बाजरे में रोपाई। ये थोड़ा अजीब लगता है, बाजरे की रोपाई कौन करता है? यही तो डॉक्टर गौतम का कमाल था। अच्छा। आमतौर पर बाजरे के बीज सीधे खेत में छिड़के जाते हैं, लेकिन उन्होंने नर्सरी में पौधे तैयार करके उन्हें रोपने की तकनीक विकसित की। इससे कम बीज और कम पानी में ज्यादा उपज मिली। ये एक बहुत ही अनूठी खोज थी। वाकई। तो इन सारी खोजों की कहानी को अगर हम समय के धागे में पिरोए तो एक पूरी तस्वीर बनती है। जरूर। अगर हम देखें तो नींव रखी गई 19वीं सदी में। 1840 में लीबिंग ने बताया कि पौधों को खाना क्या चाहिए, और 1890 में बिजेरिंग ने उस बैक्टीरिया को खोजा जो उनके लिए नाइट्रोजन बनाता है। बिल्कुल। ये दोनों खोजें आज के फर्टिलाइजर उद्योग की नींव हैं। फिर 20वीं सदी की शुरुआत में हमने पौधों के व्यवहार को समझना शुरू किया। 1905 में ब्लैकमैन ने बताया कि उनकी रफ्तार किस चीज से तय होती है, और 1920 में गार्डनर और एलार्ड ने बताया कि वो दिन रात की लंबाई को कैसे पहचानते हैं। जी, और 1929 से 1950 का दौर एप्लीकेशन का था। फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक्स खोजी, विल्कॉक्स ने बताया कि खाद कितनी डालनी है, आनंद और स्टाउट ने पोषक तत्वों की परिभाषा दी, और वॉटसन ने हमें LAI के जरिए फसल की सेहत मापने का तरीका दिया। और फिर आजादी के बाद का दौर, खासकर 60 और 70 का दशक भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। हाँ, 1963 में निकोलस ने फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स का आइडिया दिया, और फिर 1970 में डॉक्टर पटेल ने H4 कॉटन बनाया, और 1974 में परिहार ने सिंचाई का वैज्ञानिक तरीका दिया। ये सब भारत की हरित क्रांति से सीधे जुड़ा हुआ है। ये तरीका घटनाओं को जोड़ने और याद रखने में ज्यादा मददगार है। तो आज हमने BPSC के लिए कृषि विज्ञान के इन नोट्स की कहानी को समझा। अगर इस पूरी चर्चा से 4 सबसे जरूरी बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी? मेरे हिसाब से 4 स्तंभ हैं। पहला, उत्पत्ति के केंद्र। सिर्फ रटना नहीं, बल्कि ये समझना कि ये जेनेटिक खजाने आज हमारे लिए क्यों जरूरी हैं। ठीक है। दूसरा, विभिन्न क्षेत्रों के जनक, उनकी कहानी को जोड़कर देखें कि कैसे एक की खोज ने दूसरे के लिए रास्ता बनाया। तीसरा होगा
पोषक तत्वों के नियम, खासकर लिबिग और ब्लैकमैन के नियमों के बीच के अंतर को समझना। और चौथा और सबसे जरूरी, भारत के मील के पत्थर, H4 कपास, जया चावल और बाजरे में रुपाई। ये सिर्फ फसलें नहीं, ये भारत के आत्मनिर्भर बनने की कहानी के महत्वपूर्ण अध्याय हैं। इन्हें इनके संदर्भ के साथ याद रखना बहुत जरूरी है। ये नोट्स वाकई बीपीएससी की तैयारी के लिए एक मजबूत नींव देते हैं। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने वाला एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। जिस तरह इन वैज्ञानिकों ने अपने समय में कृषि में क्रांति ला दी, आज के समय में जलवायु परिवर्तन, घटते जलस्तर और बढ़ती आबादी की चुनौतियों का सामना करने के लिए कृषि विज्ञान में अगली बड़ी क्रांति क्या हो सकती है? क्या वो जीन एडिटिंग होगी, वर्टिकल फार्मिंग होगी या कुछ और? इस पर सोचिएगा।